तो तेजस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको ये रैंक 128 मिली। आई होप आप देश को बहुत अच्छे तरीके से सर्व। अब मैं सीधा कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर आता हूँ जो यूजुअली एस्पिरेंट्स हमेशा पूछते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेडिकल साइंस, जो कि एक वन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल ऑप्शनल है। यूजुअली लोग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब एड ऐसे ऑप्शनल के लिए जाते हैं। तो आपका मोटिव क्या था मेडिकल साइंस को लेने से पहले? आपको डर नहीं लगा कि मेडिकल साइंस में क्लियर नहीं हुआ तो? नंबर वन, मैं अच्छा डॉक्टर था। मैंने एमबीबीएस के 5.5 साल 4.5 साल जो भी अच्छे से क्या? पढ़ाई की थी। तो मेरे को ये था कि अगर कोई इस एग्ज़ाम से रैंक निकाल सकता है, जो कि हर साल मैं देख रहा था, 2-3 बच्चे तो अब पक्का टॉप 100 में आ रहे थे। तो मैंने बोला मुझे आईएएस बनने के लिए टॉप 100, उस टाइम पे वो टॉप 90 तक आ जाता था ईडब्ल्यूएस के पहले। तो टॉप 90 तक तो मैं मतलब निकाल ही रहा है, तो अगर वो निकाल रहा है तो मैं भी निकाल ही लूँगा, क्योंकि मैंने मेडिकल पे मेरा भरोसा था। एंड उस टाइम पे मैंने इतना नहीं सोचा था कि अच्छा इसमें पढ़ाई के लिए इतना बड़ा सिलेबस होता है, एंड मे बी देर आर सम अदर ऑप्शनल जिनमें सिलेबस शायद थोड़ा छोटा होता हो और शायद जिनका सक्सेस रेट ज़्यादा होता हो, लाइक फ्रॉम एमबीबीएस बैकग्राउंड और फ्रॉम बीडीएस और रिलेटेड बैकग्राउंड्स काफ़ी बच्चे आजकल एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे मैंने उतना सोचा नहीं था कि शायद ये भी कर सकते हैं हम। तो मैं कूद गया था बेसिकली लेके। राइट नाउ अगर मुझे बोले तो शायद मैं ना करता, क्योंकि अभी मुझे ठीक ठाक नॉलेज आ चुका है। अच्छा। बट तो मेरा जो सिलेबस लेंदी है, सिलेबस काफ़ी लेंदी है। और अभी जो पिछली एग्जाम हुई उसमें आपका स्कोर क्या रहा? आई वॉज एक्चुअली द सेकेंड हाइएस्ट इन इंडिया। मेरे को 284 मिला था, वेरी नाइस मार्क्स। और जो हाईएस्ट है वो 287 है। अच्छा, मतलब 1 मार्क्स का गैप है। जी। इन जनरल, अब बिकॉज मेडिकल साइंस के मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इसके सोर्सेज क्या रेफर करें, तो आप एकदम क्विकली अगर कुछ सोर्सेज बता पाओ तो। श्योर, मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊंगा जो मैंने किया है, रादर देन गिविंग द पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। मेडिकल साइंस बहुत लेंदी है। हाँ। अगर आप एमबीबीएस के एंड में या फिर इंटर्नशिप में पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो इट विल बी बेटर कि आप कोई कोचिंग का हेल्प ले लो। हाँ, अगर आप सेकंड ईयर से या फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हो, देन यू हैव दैट लग्जरी कि आप खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि दैट प्रोसेस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। अगर आप जीरो से बनाओगे तो टाइम लगेगा, अगर आप कोई फाउंडेशन बना के उस पर थोड़ा बिल्ड करोगे तो जल्दी हो जाएगा। देर आर आई थिंक अभी आ चुके 2 या 3 अच्छे क्लासेस हैं, उसमें से एक यूपीएससी मेडिको जो क्लास था, उसका मैंने हेल्प लिया था, एंड उनका ओवरऑल अच्छा है सपोर्ट। अच्छा। तो आई रिकमेंड दैट। जीएस में फिर भी कितने टेस्ट लिखे होंगे आपने? दिस ईयर आई रोड आई थिंक 8-9 टेस्ट कंबाइंड जीएस के सभी मिलाकर, और ऐसे की अगर ऐड कर देंगे तो एक 4-5 टेस्ट मोर। और ऑप्शनल के? ऑप्शन के मैंने आपकी बात थोड़े ज़्यादा लिखे थे। फुल लेंथ जो लिखा थे मैंने टेस्ट, आई थिंक एक 7-8 टेस्ट लिख दिया था मैंने। अच्छा। उन्हीं का एक जो टेस्ट प्रोग्राम आया था वो ले लिया था मैंने। तो आपने अपना जो इनिशियल स्टडी था उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया था कि हम जीएस की पढ़ाई दिसंबर तक करेंगे और प्रीलिम्स की पढ़ाई जनवरी से वगैरह करेंगे? वो इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने प्रीलिम्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लिया था। आई थिंक फरवरी के आसपास से मैंने शुरू कर दिया था एग्जॉस्टिवली प्रीलिम्स के लिए। थोड़ा नेचुरल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा एंग्जाइटी होती है मेरा निकले या ना निकले। बराबर है। बट जब मेरे को ध्यान में आ गया कि ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स स्टेज पे मेरे से निकल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा उसका टाइम कट शॉर्ट कर दिया, और मैंने मेंस और प्रीलिम्स का साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। आई यूज्ड टू स्विच एक्सक्लूसिवली टू प्रीलिम्स around 1 month before the exam, or even less than that if I am very comfortable. ओके, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा नहीं किया था। ये चीज़ सब लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, अब हम लोग प्रीलिम्स के भी मॉक देते हैं, तो प्रीलिम्स के मॉक्स कैसे, कुछ नंबर्स? सर आई थिंक इफ़ यू आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको एक 15-20 मॉक तो दे ही देने चाहिए। ना हो पाए, टाइम कम है, आई थिंक कम से कम 8-10 मॉक तो दे देने चाहिए। क्योंकि सर होता ही है ना, 1-2 या 3-4 मॉक में ना वो सेंस से डेवलप नहीं होता। लाइक कितनी देर में फर्स्ट राउंड हो जाना चाहिए, कितनी लेवल ऑफ सर्टेनिटी आने पे ये क्वेश्चन को टिक कर देना चाहिए, और कितनी लेवल ऑफ सर्टेनिटी पे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। तो ये जो एक जजमेंट होता है ना, उसको डेवलप होने में अगेन इट वेरीज, बट आई थिंक एटलीस्ट एक 7-8 टेस्ट, 8-10 टेस्ट तो दे देने चाहिए, तब जाके वो डेवलप हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये आजकल PT 365 हो गया, या कुछ लोग तो PT अभी 700 समथिंग ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर? क्या आप अपने खुद के एक्सप्लेन सीरीज के नोट्स निकालना प्रेफर करते थे या इन PTs की भी हेल्प लेते थे? सर मैं दोनों का यूज़ करता था। आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर, आई डू रीड न्यूज़पेपर डेली। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता हूँ, जब इंटरव्यू के टाइम पे इवन टाइम्स ऑफ इंडिया ऐड कर देता था उसमें।
तो डेली मैं उसको ना जिस चीज़ का मैंने आर्टिकल पढ़ा है उसका फोटो निकाल के उसको अंडरलाइन करके उसको फोल्डर में डाल देता था और एक दिन बैठ के उसको सबको मेरे नोट्स में डाल देता था जितना यूजफुल तो आप ऑनलाइन नोट्स बना देते? ऑफलाइन बनाता था बट मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता था मेरे नोट्स में। हालांकि आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट बिकॉज सर मेरा क्या हो गया था ना, शुरुआत मैंने ऑफलाइन बनाना किया था। अच्छा। तो मेरा लॉक इन हो गया था। तो मेरे पास वो जो मैंने बना दिया है बड़े वाले नोट्स उसको ऑनलाइन करना डिफिकल्ट है, बट इफ समवन इज स्टार्टिंग राइट नाउ ऑनलाइन कुड बी अ वेरी गुड चॉइस। इट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजियर एडिशन एंड डिलीशन पार्ट। वो एक पार्ट हो गया। एंड जब एक बार आपने न्यूज़ पढ़ लिया है और आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, मैं मंथली पढ़ता हूँ सर। अच्छा। तो आपका रिवाइज भी हो जाता है मोटा मोटा तौर पर। पीटीज नहीं पढ़ते थे? पीटी में सर प्रॉब्लम मेरे को ये लगता था ना कि वो बिल्कुल प्रीलिम स्पेसिफिक हो जाता है। हाँ। और एग्जाम के एकदम नजदीक आता है। बराबर है। तो एडिक्वेट नंबर ऑफ रिवीजन थोड़ा कम हो जाता है। आई एग्री कि थोड़ा कंसाइज होता है वो। तो बट फिर भी रिवीजन के लिए उनको यूज किया? सर मेरा ये था कि जो आई हैव अ वेरी गुड विजुअल मेमोरी से, बहुत लोगों का विजुअल होता है। ओके। तो एक बार मैंने जहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है ना, मेरे को अच्छे से याद है। भले ही वो मंथली के पेजेस में थोड़ा 15-20 पेजेस ज़्यादा हो, मेरे को जल्दी हो जाएगा। सो फॉर मी इवन इन दिस एग्जाम आई हैव स्टक टू मंथली। ठीक है, मैं कुछ ऐसे डाउट्स पूछ रहा हूँ जो खास करके फर्स्ट टाइमर्स पूछते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा डाउट है, आप दिन में सच में कितने घंटे पढ़ाई करते थे अगर आपका एक डेली शेड्यूल एग्ज़ाम पास आने के पहले का और एग्ज़ाम थोड़ी दूर है उसके पहले का? तो सर आई थिंक इसमें मैं पहले ये बोलता था कि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट और क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। कि आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, ठीक है 1-2 दिन तो सबका आता है क्या, बट महीने के अगर 30 दिन है, आप 27-28 दिन अच्छे से कायदे से पढ़ाई कर रहे हो और वो पढ़ाई सिर्फ 6 घंटा भी चल रही है तो ठीक है। बट दिस कैन नॉट होल्ड ट्रू व्हेन एग्जाम कम्स नियर। एग्जाम आने के बाद 10 घंटा पढ़ाई करना बड़ी बात नहीं है, 12 घंटा भी पढ़ाई हो सकती है। बराबर। लाइक मैं तो पढ़ता हूँ 12 घंटे। अब वो कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगता है कि सच में 12 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं। मैं 14 घंटे भी पढ़ चुका हूँ। तो आई थिंक दैट इज एग्जाम के पहले तो ऐसा होता ही है। दैट इज एंड व्हेन आई से सर एग्जाम के पहले आई मीन एग्जाम के एक महीना पहले से। अभी अगर मेंस एग्जाम आएगी तो आई विल बी इन दैट जोन फॉर 1.5 मंथ 2 मंथ्स। वो इंटेंसिटी बढ़ती जानी चाहिए, वो सर नेचुरली आ जाती है। आप अगर सीरियस कैंडिडेट हो, आपको लग रहा है कि सच्ची में मेरा सिलेक्शन हो सकता है और आप टाल रहे हो उतना एफर्ट, तो वो नेचुरली आ जाता है। हाँ, वंस इन अ वाइल देयर विल बी सम कि आपके अच्छा बहुत पढ़ लिया अभी नहीं पढ़ना होना, तो एक दिन तो आता है सर। बट वो एक दिन के बाद वो एक ही दिन रहना चाहिए, 2-3 दिन पे कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो बीच में कुछ मूवीज वगैरह ये सब चलता है? सर मैं कभी कभार देखता था, आई विल नॉट लाई, बट जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती थी आई वुड स्टॉप इट बिकॉज मैं एक बार सब देख लेता हूँ ना, सर वो दिमाग में चलते रहता है मेरे। अच्छा। तो रादर देन डूइंग डिस्ट्रैक्शन, मैं थोड़ा सा जब मेरे को पढ़ाई छोड़ के कुछ काम करना होता था मैं कुछ और करता था। Like I used to do for running and gymming, and I used to do for some kind of hobby में मेरा वैसे मूवीज़ था, बट मैंने मूवीज़ को तो कम कर दिया था। मैं ये वर्कआउट वगैरह इस पर ज़्यादा फोकस करता था। उसका एक बेनिफिट और भी होता था सर, वो ये कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना हम दिन भर पढ़ते हैं, बैक एक नेक एक ये थोड़ा शुरू हो जाता है। तो अगर थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी हेल्थ अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया। बस एक लास्ट अब क्वेश्चन है जो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल में भी साबित हो जाए। 2019-20 के तेजस सारडा को जा करके जो भी जस्ट यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, उसको आप क्या सजेशन दोगे कि मे बी आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ? सर मैं अगर एकदम क्रिस्प में बताऊँ तो आई विल टेल हिम कि आपके जो अभी कंसेप्ट बने हुए हैं, आपके जो कंफर्ट्स बने हुए हैं, उसको तोड़ना पड़ेगा, अच्छे से तोड़ना पड़ेगा। और आपका अगर ये लेवल है और यूपीएससी अगर ये लेवल डिमांड कर रही है तो आपको ब्रिज करना पड़ेगा। तो उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स यू विल हैव टू डू दैट। मेरे को इन माई केस इट केम आया कमिंग टू द हब ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन टू दिल्ली एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, हाउ आर द बेस्ट पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड, वो कैसे लिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना मैं पहले थोड़ा सा आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल सर। और एक बार आप कंफर्ट लेवल तोड़ना अगर सीख गए तो जो भी जब नए चैलेंजेस आ रहे हैं, अब एवरीवेयर यू गो नए चैलेंजेस आते रहेंगे। दिल्ली में जाओगे तो ऐसे नहीं कि हो ही जाएगा। सही बात है। तो वहाँ पे जाके आपको कभी क्लास नहीं मिलेगा, कभी टीचर अच्छा नहीं मिलेगा, कभी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, कभी जो लैंडलॉर्ड है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी कट कर देगा। तो देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स। बट अगर आपका मेंटालिटी ये बन गया है कि जो भी आएगा हम देख लेंगे, वो पढ़ाई के लिए वो बस एक छोटा ऑब्स्टेकल है, हम कर लेंगे उसको मैनेज। तो वो वाला मेरा नहीं था पहले। आई यूज्ड टू लिटिल बिट ऑन क्रिब, ये क्या हो रहा है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो वो एक बार अगर हो गया तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें से ईजी हो जाती है, फिर बाकी सब चीज़ें दे फॉल इन प्लेस। एग्जैक्टली।
चलो तेजस, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।